प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उस वस्तु में उतना ही त्वरण उत्पन्न होता है। अर्थात समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं पर लगाया गया जो बल है वह उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, और ये जो त्वरण है वह सदैव आरोपित बल की दिशा में होता है, यह अनुक्रमानुपात ए। ठीक है। तथा उसने ये भी निष्कर्ष निकाला था कि यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तु हों और उसमें समान त्वरण उत्पन्न करना हो, जैसे मान लेते हैं पहले वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, लेकिन उसमें जो त्वरण उत्पन्न करना वो क्या हो, समान हो, मान लेते हैं वह a हो, तो उस स्थिति में आरोपित बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात जिसका द्रव्यमान जितना अधिक है उस पर उतना अधिक बल लगाएंगे तब जाकर वह त्वरण हम प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से F अनुक्रमानुपात m। इस तरह से न्यूटन ने जो निष्कर्ष निकाला वह यह था कि F आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है और वह बल की दिशा में होता है, और दूसरा उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो हो जाएगा F अनुक्रमानुपात m a। अनुक्रमानुपात चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे तो k m a। ठीक है, जहां पर k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब ध्यान देंगे, प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि जड़त्व का जो गुण है वह सभी द्रव्यात्मक वस्तुओं के लिए कॉमन होता है। ठीक है, मतलब जो भी द्रव्यमान, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो उनके लिए जड़त्व का गुण क्या है, कॉमन है, सर्वनिष्ठ है। साथ ही द्रव्यमान का जो अलग अलग जो संगठन है, कंपोजिशन है, ठीक है, तो यह सब ध्यान देंगे, अलग अलग कंपोजिशन वाले वस्तुओं पर भी यह एक जैसा ही जड़त्व का गुण होता है। जिस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो यह नियतांक k है, यह नियतांक वस्तु के संगठन पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु कैसे कैसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और यह सभी द्रव्यात्मक वस्तुओं के लिए समान होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि हम लोग द्रव्यमान को किलोग्राम में लें और त्वरण को क्या लें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो उस स्थिति में k का मान क्या आता है, 1 आता है। तो इस तरह से F बराबर क्या होगा, m a। तो यही न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसको अगर हम लोग सदिश रूप में लिखें तो इस तरह से हो जाएगा F सदिश F बराबर m सदिश a। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब ध्यान दें, इसी चीज को यह बराबर यम में जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको थोड़ा हम लोग अगर अलग रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते। देखिए, यह बराबर यम में है तो यम एक जगह पर हम डेल्टा v अपान डेल्टा t, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल लिख सकते हैं ऐसे। ध्यान दें, यदि प्रारंभिक वेग u हो और अंतिम वेग v हो तो वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान डेल्टा t। ठीक है, अब ध्यान दें, इसी चीज को अगर हम लोग गुणा कर दें तो हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन डेल्टा t। आपको मालूम है द्रव्यमान गुणे वेग संवेग होता है। ठीक है, क्योंकि यह अंतिम वेग से गुणा हुआ द्रव्यमान का तो अंतिम संवेग, और यह हो गया प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग को यदि हम p2 से प्रदर्शित करें या प्रारंभिक संवेग को p1 तो p2 माइनस p1 अपॉन डेल्टा t। अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग मतलब संवेग परिवर्तन अर्थात डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। इस तरह से जो F बराबर क्या प्राप्त हुआ, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, अर्थात संवेग परिवर्तन की समय दर आरोपित बल के बराबर होता है। इस तरह से न्यूटन का गति विषयक जो द्वितीय नियम था F बराबर m में, उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ठीक है, इस तरह से यदि आपसे कहा जाए न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम क्या है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर
उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान देंगे यह बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो प्राप्त हुआ है, यह न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का व्यापक और सब अधिक वैज्ञानिक कथन है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि यह बराबर यम में है, या न्यूटन का गति विषय जो द्वितीय नियम है, यह तभी तक वैलिड होता है जब तक वस्तु का जो द्रव्यमान है यम, यह नियत हो, स्थिर हो। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग के निकट के वेग से चलना प्रारंभ कर देता है तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, बदलता रहता है। तो इस तरह से जैसे आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत से जो गतिक द्रव्यमान था उसका मान क्या दिया था, यम बराबर यम नॉट अपान 1 अपान अंडर रूट 1 अपान वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ये चीज न्यूटन ने दिया था। तो इसमें देखेंगे कि यम क्या है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, और यम नॉट क्या है, उसका विराम द्रव्यमान। ये गतिक द्रव्यमान है, क्या है, विराम द्रव्यमान। जब वस्तु विरामावस्था में है उस स्थिति में उसका द्रव्यमान क्या है, यम नॉट। ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस वी क्या है, वस्तु का वेग, कितने वेग से वो गतिमान है, और सी प्रकाश की चाल है। अब ध्यान देंगे यदि वस्तु का वेग बढ़ेगा, ठीक है, तो बढ़ेगा तो उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, बदलेगा। इस तरह से यदि वस्तु का वेग प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए, वस्तु का वेग प्रकाश की चाल मतलब v बराबर c के हो जाए, तो यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर एक हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा। इस तरह से ध्यान दें कि ये जो ध्यान रखिएगा, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम तभी तक वैलिड है जब तक कि वस्तु का जो द्रव्यमान है वह क्या हो, स्थिर हो। ठीक है, अब चलें, अब हम लोग यहाँ पर न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के बारे में जान गए हैं। अब हम लोग यहाँ ध्यान दें कि बल के बारे में ध्यान दे दें कि बल का जो मात्रक है वह क्या होता है। हम सभी लोग बल के मात्रक से भली भांति परिचित हैं कि बल का मात्रक अभी कहा जाए तो क्या कहते हैं, न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन ध्यान दें बल के जो मात्रक है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक बल का निरपेक्ष मात्रक और एक बल का गुरुत्वीय मात्रक। तो ध्यान देंगे हम लोग कि बल के दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक निरपेक्ष मात्रक और एक गुरुत्वीय मात्रक। तो निरपेक्ष मात्रक क्या है, तो बल का निरपेक्ष मात्रक वह, देखिए वह बल है जो किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु में लगाकर उसमें एकांक त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग सीजीएस प्रणाली की बात करें तो बल का जो निरपेक्ष मात्रक है वह है डाइन। ठीक है, तो एक डाइन बराबर क्या होगा, 1 ग्राम गुणे 1 सेंटीमीटर बटा 1 सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाकर उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। इसी तरह से एएसआई पद्धति में बल का जो निरपेक्ष मात्रक है वह न्यूटन है। तो 1 न्यूटन वह बल है जो किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगाकर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो इस तरह से यहाँ पर उत्पन्न कर दे या उत्पन्न करने की क्षमता हो उसमें, ऐसे भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने बल लगाया 1 न्यूटन का तो उसमें गति उत्पन्न हो ही जाए। ठीक है, तो उत्पन्न कर दे या उत्पन्न करने की उसमें सामर्थ्य हो। ठीक है, इस तरह से निरपेक्ष मात्रक क्या हुआ, क्लियर है। अब देखिए, अब इसी में अभी हम लोग जैसे न्यूटन और डाइन के बीच क्या संबंध है, ये हम लोग जब पढ़ रहे थे यहाँ पर द्विमीय विश्लेषण, तो वहाँ पर परिवर्तित करना भी हम लोग वहाँ पे सीखे हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन था, जिसको आप समान रूप से भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम लोग अगला आते हैं कि बल का दूसरा जो मात्रक है वो कौन सा है, गुरुत्वीय मात्रक। तो बल का जो गुरुत्वीय मात्रक है वह क्या होता है, तो बल का गुरुत्वीय मात्रक उस बल के समान होता है जो किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगाकर उसमें गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी के स्मॉल जी के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे। ध्यान देंगे, गुरुत्वीय मात्रक उस बल के बराबर होता है जो किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगाकर उसमें गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे। तो इस तरह से बल का जो गुरुत्वीय मात्रक है सीजीएस पद्धति में लेंगे तो 1 ग्राम भार, 1 ग्राम भार, ठीक है, और एएसआई पद्धति में 1 किलोग्राम भार। तो इस तरह से 1 ग्राम भार बराबर कितना हो जाएगा,
तो 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन होता है, 980 डाइन, ठीक है। और 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान देंगे, गुरुत्वीय मात्रक और एक निरपेक्ष मात्रक, दो प्रकार के होते हैं मात्रक, तो इन दोनों के बारे में हम जान गए। अब यहाँ पे देखिए, यह गुरुत्वीय मात्रक और ये आपका कौन सा हो गया, निरपेक्ष मात्रक। तो गुरुत्वीय मात्रक निरपेक्ष मात्रक में देख लेंगे आप लोग कि 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे भी आप लोग को जैसे कई बार बल का मान जो दिया रहेगा प्रश्न में, वो दिया जाएगा कि किसी वस्तु पर 5 किलोग्राम भार का बल लगाया गया, तो 5 किलोग्राम भार का बल लगाया गया, तो बल का मान जब आपको नोट करना होगा तो आप 5 किलोग्राम भार, ठीक है, बराबर 5 गुणे जी न्यूटन, जी से आप गुणा कर देंगे, जी मतलब 9.8 से, तो 5 गुणे 9.8 न्यूटन हो गया। इस तरह से आप उसको परिवर्तित कर लेंगे न्यूटन में। अब देखिए, हम लोग न्यूटन का जो गति विषयक द्वितीय नियम था, ठीक है, उस द्वितीय नियम को अगर हम लोग लें यह बराबर एम में, तो यहां देखिए यह बराबर एम ए, ठीक है। यदि बाह्य बल जो हमारा है वह बाह्य बल 0 हो, यह बराबर 0 हो, उस स्थिति में एम ए बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, जब बाह्य बल 0 हो। अब बाह्य बल 0, अब देखिए किसी वस्तु का त्वरण तो 0, त्वरण करें, द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, एम तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या 0 होगा, ए बराबर 0, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, यदि वस्तु में त्वरण क्या है, 0 है, ठीक है, तो या तो वस्तु विरामावस्था में होगा या तो नियत वेग से गतिशील होगा। त्वरण 0 का मतलब क्या हुआ कि उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात या तो वो विरामावस्था में है या तो नियत वेग से गतिशील है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यह त्वरण 0 कब हो रहा है, जब त्वरण 0 या उसके वेग में परिवर्तन कब नहीं हो रहा है, जब उस पर आरोपित बल का मान क्या है, 0 है, ठीक है। इस तरह से वस्तु पर आरोपित बल का मान 0 है, तो उसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना हुआ है। यही तो न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। इस तरह से आप न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति का प्रथम नियम आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, त्वरण के जहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, डेल्टा वी अपान डेल्टा टी बराबर 0। डेल्टा वी का मतलब हो गया v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अपान डेल्टा टी बराबर 0। डेल्टा टी से इधर गुणा कर दीजिए, तो v माइनस यू बराबर 0, तो v बराबर u, अर्थात अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के क्या है, बराबर है, ठीक है। अर्थात वस्तु नियत वेग से गतिशील है, अगर गतिमान है तो नियत वेग से गतिमान है, जो प्रारंभिक वही अंतिम, और यदि विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में बना रहा है। इस तरह से यदि हम किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न करें तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आज हम लोग न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के बारे में पढ़ें, और वहाँ पे बल के मात्रक और न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम का प्राप्त भी हम लोग कर लिए हैं। कल हम लोग इसी में आगे, अभी संवेग के बाद अभी आवेग हम लोग को पढ़ना है, आवेग के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम पर हम लोग